नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। धृतराष्ट्र के चेहरे पर नए साल की पार्टी का हैंगओवर अभी मौजूद था, लेकिन संजय का चेहरा किसी अनदेखी खुशी से चमक रहा था। बातचीत की पहल धृतराष्ट्र ने की। उन्होंने कौतूहल के साथ पूछा, संजय, क्या बात है जो तुम अंदर ही अंदर इतना खुश हुए जा रहे हो? चेहरे पर कैसी मुस्कान खिली हुई है? संजय अपने अंदर की खुशी को दबाते हुए बोले, डंकापति ने देश का मान फिर से बुलंद कर दिया है महाराज। कोई अमेरिकी संस्था है मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे, उसने डंकापति को दुनिया का नंबर 1 नेता घोषित कर दिया है। गुड न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री मोदी बाकी 12 राष्ट्राध्यक्षों को पछाड़कर दुनिया के नंबर 1 लीडर बन गए। नीले रंग में मोदी की रेटिंग सबसे ऊपर है और कोई भी नेता उनके आसपास नहीं दिखता। मोदी की लोकप्रियता वाली ऐसी हेडलाइंस का असली मतलब समझने के लिए आपको दूसरे देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को मिले नंबर्स देखने होंगे। काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। मॉर्निंग कंसल्ट की ताजा अप्रूवल रेटिंग के मुताबिक 1 जनवरी 2020 को मोदी की औसत अप्रूवल रेटिंग 59। संजय ने फिर वाचा, अब बताइए महाराज, है ना खुशी का मौका? धृतराष्ट्र को हां में हां मिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं सूझा, लिहाजा उन्होंने अनमने ढंग से सिर हिलाया। धृतराष्ट्र ने अपना सिर इस अंदाज में हिलाया कि संजय फैसला ही नहीं कर पाए कि महाराज सहमत हैं या फिर असहमत। यह धृतराष्ट्र की सधी हुई सियासी रणनीति थी, जिसे वो दरबार में अक्सर दरबारियों पर आजमाते रहते थे। संजय इस बात को ताड़ गए, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में उथल पुथल जारी थी। उन्होंने पूछा, संजय, किसानों के आंदोलन की क्या स्थिति है? उनसे मिलने की फुर्सत डंकापति को मिली या नहीं? महाराज के सवाल पर संजय ध्यानमग्न हो गए। संजय ने वापसी करते हुए कहा, तबाही का मंजर है महाराज। कुदरत भी किसानों की परीक्षा ले रही है। भारी बरसात हो रही है, सब पानी पानी हो रहा है। एक किसान की मौत ठंड से हो गई, दूसरे ने आत्महत्या कर ली। धृतराष्ट्र का मन बेचैन हो उठा। उन्होंने पूछा, और डंकापति क्या कर रहे हैं? संजय ने कहा, उनके दूत किसानों से मिल रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा। धृतराष्ट्र का स्वर तल्ख होने लगा। उन्होंने कहा, किसान मर रहे हैं, तब इतनी देरी क्यों? महाराज के इस सवाल का संजय के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने बात को संभालने के लिए बोला, अब तो डंकापति के दूत सीधे धमकी भी देने लगे हैं। वैसे तो फिर आप लोग के भी 40 के संगठन की सूचियां सब है, ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, तो हमारे पास भी सूचियां। धृतराष्ट्र अपने अथाह अनुभव से जानते थे कि इन धमकियों का किसानों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, लिहाजा उन्होंने एक बार फिर से डंकापति की थाह ली। संजय ने हार मानकर अटकलबाजी का सहारा लिया और कहा, शायद वो कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं। धृतराष्ट्र ने संजय की जुबान पकड़ ली। उन्होंने कहा, अगर डंकापति को ही वैक्सीन बनानी है तो फिर देश में ICMR, भारत बायोटेक की प्रयोगशालाएं क्या करेंगी? संजय के पास कोई उत्तर नहीं था। धृतराष्ट्र नाराजगी से उठे और अंतःपुर में लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। बीते हफ्ते खबरिया चैनलों के घोघा बसंतों ने अपने पर्दे पर कुछ ऐसा गदर मचाया कि दुनिया के तकरीबन 250 से 300 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और संयुक्त राष्ट्र संघ को भी कन्फ्यूजन हो गया कि भारत में तख्ता पलट हो गया है और राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई नई सरकार बन गई है। हुआ यूं कि नए साल के आगमन से ठीक पहले राहुल गांधी इटली की यात्रा पर चले गए। 7 साल पहले मोदी जी के सरकार बनने के बाद से हमारी एंकराओं ने पत्रकारिता की परिभाषा बदल दी है। अब वो हर गलती, हर गड़बड़ी, हर असफलता के लिए सवाल राहुल गांधी से पूछते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने इस बार कोई गलती भी नहीं की थी, वो बस एक अदद छुट्टी पर चले गए थे। जो चैनल किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए लगभग हर तरह के झूठ बोल चुके हैं, उन्होंने राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए उन्हीं किसानों का सहारा लिया। आज ये बात साबित हो गई कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के लिए ये सब खेल तमाशा है। किसानों को मझधार में छोड़कर
मौज करने निकल गए, सीधा इटली चले गए। जब पूरे देश में किसानों को मनाने की कोशिश हो रही है, तब राहुल गांधी खुद छुट्टियां मनाने निकल गए। जब कोई बड़ी घटना सामने हो, तब राहुल बाबा पिकनिक पर निकल जाते हैं। खैर, जल्द ही दुनिया के 250-300 देशों और संयुक्त राष्ट्र संघ को सच्चाई का एहसास हो गया, क्योंकि भारत के खबरिया चैनलों और इसके एंकराओं की असलियत का अंदाजा उन्हें भी हो चुका है। खैर, एंकराओं की इस गधा-पचीसी के बीच से हमने आपके लिए कुछ खूबसूरत लम्हे समेटे हैं। मसलन कांग्रेस प्रवक्ता की यह कविता देखिए। तुम हमसे सवाल करती हो, रूबिका जी तुम क्या कमाल करती हो। तुम रोज लेती हो राहुल की सवालों से तलाशी, तुम्हें कभी सत्ता के गिरेबा में झांका नहीं जाता। चौंकने की बारी अब है। रूबिका लियाकत ने भी एक जवाबी कविता पढ़ दी, हालांकि वो अंत में ये बताना भूल गई कि इसमें हंसना भी था। दूसरे, उनकी कविता से लगी भीषण मानसिक चोट के चलते जनता के बीच एकदम सन्नाटा फैल गया। छोड़ के पीछे किसान राहुल चले मिलान। छोड़ के पीछे किसान राहुल चले मिलान। छोड़ के पीछे किसान राहुल चले मिलान। कैसा लगा? ये तो रूबिका थी। इनके साथ एएनआई की मुख्य संपादिका स्मिता प्रकाश जी ने भी बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अपने जवाब दिए। कब तक रहेगा पत्रकारों का गुस्सा? क्या सवाल गलत कर दिया? क्या पूछकर गलत कर दिया? आरती उतारेगी, गलत कर दिया? आरती उतारेगी। हालांकि स्थिति पहले ही कांग्रेस पार्टी द्वारा स्पष्ट की जा चुकी थी। राहुल गांधी अपनी नानी जी की बीमारी में इटली गए हैं। राहुल को अकस्मात निकलना पड़ा। श्री राहुल गांधी जी एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर अपने परिवार के एक सदस्य को जो गंभीर रूप से बीमार हैं, उनसे मिलने गए हैं। वो ना किसी छुट्टी पर गए हैं और ना कहीं और अपने परिवार की दूसरी सदस्य जो सबसे बड़ी हैं, उनकी नानी, वो साल के अंत में उनसे भी मिलने गए हैं। तो परिवार के सदस्य की खबर लेना, मुझे नहीं लगता कि अब उस पर भी भारतीय जनता पार्टी को एतराज होना चाहिए। लेकिन सुरजेवाला कुछ भी कहें, सुधीर चौधरी को की फर्क पैंदा। उनके रनडाउन की स्क्रिप्ट तो किसी अदृश्य शक्ति के हाथों से लिख कर आती है। इतने महत्वपूर्ण समय पर राहुल गांधी का विदेश जाना यह बताता है कि पार्टी को लेकर, भारत की राजनीति को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर उनकी गंभीरता कितनी कम है। 3 दिन पहले तक वो राष्ट्रपति से मुलाकात करके किसानों के पक्ष में बयान दे रहे थे और राहुल गांधी का जोश देखकर लग रहा था कि शायद वो किसानों के आंदोलन में पहुंचकर उनके साथ वहीं धरना देना शुरू कर देंगे। लेकिन राहुल गांधी अपनी पूरी राजनीति ट्विटर से करना चाहते हैं और कैमरे पर अपने बयान देकर करना चाहते हैं। और यही बात अर्नब गोस्वामी के लिए भी कही जा सकती है। आज ये बात साबित हो गई कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के लिए ये सब खेल तमाशा है। किसानों को मझधार में छोड़कर मौज करने निकल गए, सीधा इटली चले गए। जब कोई बड़ी घटना सामने हो, तब राहुल बाबा पिकनिक पर निकल जाते हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि किसानों का आंदोलन आपके लिए खेल है क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि ये किसान आपके लिए खिलौना है क्या? जब चाहा उनके साथ खेल लिए। और अमीश देवगन का चैनल एक ऐसा मंच बन चुका है जहां भाषा के अप्रतिम प्रयोग होते हैं, बिना किसी बंधन, बिना किसी प्रतिबंध के शब्दों की मर्यादा और सार्वजनिक शिष्टाचार की सीमाओं के साथ यहां अभिनव प्रयोग देखने को मिलते हैं। भारतीय खबरिया चैनलों की दुनिया में अमीश देवगन का शो किसी यूटोपियन राष्ट्र सरीखा है। बीते दिनों मध्य प्रदेश के मंदसौर और इंदौर में कट्टर हिंदूवादी संगठन के गुंडों ने सरेआम 2 मस्जिदों में तोड़फोड़ की, उसमें भगवा झंडे लहरा दिए। बाइक रैली निकालने वालों पर पथराव किया गया है और पथराव में कई लोग घायल हुए, इस बात की खबर भी हमें मिल रही है। तो आपने सुना कि किस तरीके से बता रहा है कि एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे चंदा जुटाने के लिए, वहां पर बाइक रैली निकाली जा रही थी और उसके बाद पथराव कर दिया। ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी हिंदुस्तान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बाइक रैली निकाली जा रही थी और उसी दौरान यहां पर पथराव हुआ और जबरदस्त हंगामा हो गया। लक्ष्मी, उसी दौरान पाकिस्तान में भी एक मंदिर को वहां के इस्लामी कट्टरपंथियों ने तोड़ दिया। लेकिन एक एंकर हैं दीपक चौरसिया,
अपने घर पर जोर नहीं और दुनिया पर दावा। ये बात इनके जैसे एंकरों के लिए ही कही गई है। इनका बस चलता तो पाकिस्तान पर हमला भी कर देते, लेकिन अपने देश में कट्टरपंथी हिंदुओं द्वारा की गई हिंसा पर एक शो भी करना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा। आपने कभी सोचा कि आखिर ये एंकराएं गैर जरूरी बेमतलब की कहानियां पत्रकारिता के नाम पर 10-10, 20-20 दिनों तक लगातार क्यों दिखाते हैं? वो कहानियां जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, जनहित से जिनका कोई सरोकार नहीं, जिनमें सत्ता से कोई सवाल नहीं है। दरअसल यह लगभग भ्रष्ट हो चुकी टीवी पत्रकारिता का सच है। यह सत्ता और कॉरपोरेट कंपनियों के साथ टीवी चैनलों की आपराधिक रूप से मिलीभगत का नतीजा है। तो इसका इलाज क्या है? इलाज है वह मीडिया जो आपके समर्थन से खड़ा होगा। जनहित की बात मीडिया तभी कर पाएगा जब वह राजनीति और कॉरपोरेशन के विज्ञापन के पैसे से मुक्त होगा। न्यूज़ लॉन्ड्री ऐसा ही एक प्रयास है। आप अपना सहयोग हमें दीजिए। किसान आंदोलन से लेकर लब जिहाद तक उन तमाम कहानियों को हम आपके सामने लाएंगे जिन्हें खबरिया चैनल और लेगेसी अखबार घरानों ने लगभग दबा दिया है। बीते हफ्ते खबरिया चैनलों की बैरकों से कुछ नायाब नमूने निकले और देखते ही देखते सारी कायनात पर छा गए। तो बारी तो वो होंगे भाई साहब। नाम ठीक से लीजिए, आपको नाम भी नहीं पता। रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। नाम ठीक से लीजिए, कम से कम लीजिए ठीक से नाम। नाम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा। मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे। अमन चोपड़ा के इस दिव्य ज्ञान की याद जमाने को रहेगी। नाम भले ही गुम जाएगा, चेहरा भले ही बदल जाएगा। कोरोना की वैक्सीन को लेकर देश में काफी हलचल है। भारत सरकार ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इस मौके पर टीवी चैनलों ने अपने तरफ से बधाई संदेश मोदी जी को प्रेषित किया है। आमतौर पर देश में कोई हथियार या मिसाइल बने तो डीआरडीओ को, सैटेलाइट लॉन्च हो तो इसरो को, इंजीनियरिंग की कोई मिसाल बने तो आईआईटीज़ को श्रेय देने का चलन था। लेकिन अब भारत एक सुपर पावर बन चुका है। यहाँ हर काम एक सुपरमैन करता है। खबरिया चैनलों और एंकराओं के मुताबिक तो यही सही है। मोदी जी हर सफलता के लिए जिम्मेदार हैं। और हाँ, असफलता का क्रेडिट बाकियों के हिस्से जाएगा। मसलन पुलवामा में हमला होगा तो सेना जिम्मेदार होगी। लद्दाख में चीन घुसेगा तो वह भी सेना की जिम्मेदारी होगी। सर्जिकल स्ट्राइक का क्रेडिट जरूर मोदी जी को मिलेगा। फिलहाल हम इसी तरह के भारत में रह रहे हैं। और अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking। इस हफ्ते की रिपोर्ट बीबीसी हिंदी से है। दिल्ली की सीमा पर बैठे किसानों का सामना सिर्फ सरकार की बेरुखी से ही नहीं हो रहा, बल्कि उनका सामना कुदरत की मार से भी है। पूस और माघ के महीने में बादल बरस रहे हैं और जमकर बरस रहे हैं। ऐसे में अपना घर बार छोड़कर खुली सड़क पर धरना दे रहे किसानों के लिए बहुत कठिन हालात हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह के उन्होंने अपने घर बना रखे हैं ट्रैक्टर ट्रॉलियों के ऊपर। और यहाँ ये पूरी लाइन यहाँ करीब 2-3 किलोमीटर लंबी पूरे इस हाईवे पर आपको इसी तरीके के घर दिखेंगे। यहाँ लोगों ने अपना रहने का ठिकाना बनाया हुआ है। कल रात से ही, देर रात से ही बारिश लगातार हो रही थी। यहाँ पूरा देखने में बहुत सारे जो ज़मीन में जो तंबू बने हुए हैं वो गीले हो गए हैं, भीग गए हैं। किस तरीके से रात में ये जो बारिश हुई, लगभग 1-1.5 डिग्री टेम्परेचर रहा, उसमें
हमने नीचे नया मकान बनाया आज, और नीचे लकड़ी लगा के उसके ऊपर गद्दा गुद्दा लगा के उसके ऊपर गर्म कंबल और सभी रहने का नया प्रबंध किया। आज बारिश कितना भी आ जाए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा। जीत के ही जाएंगे। अच्छा, क्या जीत करके जाएंगे? ये जो तीनों का जो कानून है उनको रद्द करवा के ही यहाँ से वापस जाएंगे। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।